सो फाइनली आप सभी को जय हिंद मेरे इस चैनल पर विजिट करने के लिए। जैसे मैं आप सभी को पता है कि रोज 8 बजे की सीरीज में जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए जाते हैं और ये सवाल जो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और खासकर ये सवाल 5 प्रश्न जो है ये 20 प्रश्नों 50 प्रश्नों के बराबरी रखते हैं, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेगा तब तक ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रश्न कितनों पर भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा समय की बर्बादी न करते हुए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करना चाहेंगे कि मनुष्य के लिए कठिनाइयां का होना बहुत जरूरी है, कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयां के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। ये आप सभी को मालूम है सर कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं कीजिएगा और उससे जो आपकी सफलता मिलेगी उसके बाद जो आपको आनंद मिलेगा ना वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि आपने खून पसीना एक कर कर उस चीज को उस मुकाम को पाया है, तो आपको आनंद आएगा कि क्या मेहनत हम करते थे तब जाकर इस पोस्ट हमें मिला है। ठीक है, तो चलिए आपकी सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और सबसे पहला सवाल से हम आपको शुरुआत कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहला सवाल क्या कहता है। सबसे पहला सवाल यही कहता है कि पिग्मी जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो आपको बता दें कि जो पिग्मी जनजाति है ये कांगो बेसिन की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। कांगो बेसिन की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। साथ में ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति भी है। दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, तो सबसे पहले यही हो गया कि जो पिग्मी जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है। तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन की प्रमुख जनजाति है और दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, साथ में जो पिग्मी जनजाति है इसके घर को क्या कहते हैं सर। तो जो पिग्मी जनजाति है इसके घर को मोंगुलस कहा जाता है। क्या पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहा जाता है। तो पिग्मी जनजाति के घर को मोंगुलस कहा जाता है। ठीक है, तो पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहा जाता है, मोंगुलस कहा जाता है। और पिग्मी जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है, तो ये कांगो बेसिन की प्रमुख जनजाति है और दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। साथ में ये जनजाति तो आपसे पूछेगा, लेकिन एक और जनजाति है जो आपसे ज्यादा एसएससी पूछा हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिए नोटबुक में, इसे हम इरेज करेंगे। देखिए अब एक जनजाति जो पूछता है वो है नुब्बा जनजाति। अब ये जो नुब्बा जनजाति है ये सूडान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, ये सूडान की जनजाति है नुब्बा जनजाति। जो नुब्बा जनजाति है सर ये सूडान देश की है। साथ में सूडान देश में एक प्रमुख झील है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी एमटीएस पूछा था, वो क्या है, तो वो है नासिर झील। कौन सा है, नासिर झील है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो नुब्बा जनजाति है ये सूडान में निवास करने वाली जनजाति है और सूडान देश में एक प्रमुख झील है जो जिसका नाम नासिर झील है। और ये एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सवाल है जो नासिर झील के बारे में पूछा था कि नासिर झील निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, यहां से इतना सवाल आपकी बन जाती है। ठीक है, आप इस एक जनजाति के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति किसे मानी जाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको जैसे मैं आपको हम बता दें कि जो उगादी उत्सव है, कौन सा उत्सव, उगादी उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य में मनाई जाती है। तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य में जो उत्सव मनाई जाती है उसका नाम है उगादी। अब देखिए उगादी तो मनाई जाती है तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना में अन्य उत्सव भी मनाए जाते हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाता है। ठीक है, तो उगादी एक हो गया, दूसरा बेदराम जात्रा हो गया, बेदराम जात्रा हो गया। साथ में बोनालू हो गया, बोनालू उत्सव हो गया, उगादी उत्सव हो गया, बथुकम्मा उत्सव। ठीक है, तो ये सभी तेलंगाना में मनाई जाने वाली प्रमुख उत्सव है। पहला उगादी उत्सव, दूसरा बेदराम जात्रा उत्सव, तीसरा बोनालू उत्सव और चौथा बथुकम्मा उत्सव। ये सभी उत्सव कहाँ मनाई जाती है, तो ये सभी उत्सव तेलंगाना में मनाई जाती है। ठीक है,
और तेलंगाना भारत का कब राज्य बना? तो 2014 में। किस डेट को बना था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तेलंगाना के बारे में इतना चीज हो गया, लेकिन तेलंगाना के बारे में और क्या पूछेगा तो हम आपको बता देते हैं। इसको नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अब इससे संबंधित और हम बता देते हैं। देखिए यहां से संबंधित और क्या सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए तेलंगाना के बारे में आपसे पूछ सकता है कि तेलंगाना का लोक नृत्य क्या है। तेलंगाना का लोक नृत्य क्या है, ठीक है। तो आंसर इसका याद रखिएगा कि जो तेलंगाना है इसका लोक नृत्य पहला में आता है लामडी लोक नृत्य। उसके बाद फिर आता है पेरिनी शिव तांडवम, ठीक है। तो पहला लोमडी, उसके बाद पेरिनी शिव तांडनम, सॉरी लोमड़ी नहीं, लामड़ी पहला, दूसरा पेरिनी शिव तांडनम, और तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है धीमसा, और चौथा याद रख लीजिए दप्पू नृत्य, ठीक है। पहला लामड़ी नृत्य, दूसरा पेरिनी शिव तांडवम नृत्य, तीसरा धीमसा नृत्य और चौथा दप्पू नृत्य। ये सभी तेलंगाना की लोक नृत्य मानी जाती है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे की सवालों को हम देख लेते हैं। आगे का सवाल क्या कहता है कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है। तो आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा तो हम बताएंगे ही कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो ये अथर्ववेद में आपको मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना का उल्लेख। साथ में जो अथर्ववेद है ये 20 खंडों का संग्रह है। ये भी पूछा था कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद जो है ये 20 खंडों का संग्रह है और यह वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो वो है कौन सा वेद? अथर्ववेद, ठीक है। साथ में सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो सबसे छोटा वेद है कौन सा? तो सबसे छोटा वेद है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद जो है ये वेदों में चौथा वेद है। जैसे में 4 वेद है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसी तरह इसका चौथा क्रमांक आता है अथर्ववेद का, और ये सबसे छोटा वेद है। ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये 20 खंडों का संग्रह है। इसमें जादू टोना का उल्लेख है। साथ में इसमें दिव्य शक्ति के बारे में ज्यादा उल्लेख किया गया है। और सबसे नवीनतम यानी सबसे नया वेद तैयार कौन सा हुआ है? अथर्ववेद तैयार हुआ है, ठीक है। साथ में दैनिक जिंदगी की जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी इसी में शामिल है। दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। अथर्ववेद सबसे छोटा वेद माना जाता है। अथर्ववेद चौथा वेद है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। साथ में दैनिक जिंदगी की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी इसी में शामिल है। दिव्य शक्ति का जो प्रभाव आपको देखने को मिलता है, मंत्रों का जो दिव्य शक्तियों वाली जो मंत्र हैं वो सभी इसी में संग्रह रूप से आपको अथर्ववेद में ही आपको मिलता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या बोलता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो आपको बता दें कि जो हर्षवर्धन राजा हुए ये महज 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि हर्षवर्धन जो है बहुत ही कम उम्र में, कम से कम 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बन जाते हैं। और जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे उनका नाम है बाण भट्ट। उनका क्या नाम है? बाण भट्ट नाम है। तो आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करते थे। साथ में और किन किन राजाओं के दरबारी कवि पूछ सकता है जो एसएससी पूछा तो आपको बता देते। पहला पूछेगा अकबर के बारे में। तो अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि का नाम है फैजी। अकबर के दरबारी कवि का क्या नाम है? फैजी नाम है। और ये फैजी को अकबर जो है प्यार से कबीराज कहता था।
कि ये कवि राज हैं, ठीक है। तो अकबर के दरबारी कवि कौन हुए? फैजी हुए, और प्यार से अकबर इन्हें क्या कहता था? कवि राज का उपाधि दिया था। कौन? अकबर। साथ में अकबर से पूछा, हरिसेन के बारे में पूछता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन हुआ करते थे। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इसको आप इतना को नोट डाउन कीजिए नोट कॉपी में। यहां से और क्या सवाल बनता है उसको हम लिखवाते हैं। चलिए देख लीजिएगा। इसके बाद फिर पूछता है कि चंद्रबदई दरबारी कवि किसके थे? तो पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो चंद्रबदई। चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि हुआ करते थे? तो पृथ्वीराज का दरबारी कवि हुआ करते थे। और पृथ्वी, ये जो चंद्रबदई है, ये पृथ्वीराज का इतना मतलब ज्यादा कह सकते हैं, इतना ज्यादा खुश कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान जो है जय सिंह के बेटी यानी जिसका नाम था शनियोगिता, उसी को लेकर भाग गए और विवाह कर लिए। शनियोगिता नाम था, शनियोगिता। तो आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान का पत्नी का क्या नाम है? तो शनियोगिता नाम है। शनियोगिती किसकी पुत्री थी? तो जयसिंह की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रबदई हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो है, जिसे तराइन का पहला युद्ध के रूप में देखा गया, तो पूछेगा आपसे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया और किसके किसके बीच लड़ा गया? ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेकंड कब लड़ा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और किन राजाओं के साथ किन किन लोगों के द्वारा लड़ा गया, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा बोलता है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्या विटामिन से सवाल है। सबसे पहले आपको यही सवाल पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने विटामिन का नामकरण दिया, यानी विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है फंक। कब दिया? तो 1902 में दिया। विटामिन शब्द का नामकरण किया फंक नामक वैज्ञानिक, और ये विटामिन शब्द फंक नामक वैज्ञानिक कब दिया? तो 1902 में दिया, ठीक है। अब नियासिन की बारे में बात किया है, तो उससे पहले हम सवाल से आने से पहले कुछ आपको बता दें कि जो विटामिन हैं, पहला विटामिन होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो मात्र दो ही है, बी और प्लस सी। यानी विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। बाकी जो ए डी के ई जो बचा, ये सभी मतलब कि जो के ई डी ए जो विटामिन बचा वो वसा में घुलनशील है। यानी बी और सी विटामिन के छोड़कर बाकी जितना भी विटामिन बचे वो सभी वसा में घुलनशील है। बाकी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही है, ठीक है। अब हम टू द टॉपिक पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम तो थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको और बता दें विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। साथ में विटामिन शब्द फंक नामक वैज्ञानिक दिया, कब दिया? 1902 में भी दिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 या बी थाइमीन, B2 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। B3 थाइमीन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ये सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सही में तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो या फिर ये सीरीज आपको कैसा लग रहा। अगर आपसे इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला तो बेटर है आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने से अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं सर, ठीक है। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और अपना शरीर को ख्याल रखिएगा।